Dear student, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए पेपर फिजियोलॉजी में व्हाट इज फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो जनरल हम व्हाट इज फिजियोलॉजी या इंट्रोडक्शन फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली यदि हम बात करें तो फिजियोलॉजी जो है साइंस ऑफ लाइफ, जीव विज्ञान की वह शाखा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शंस व एक्टिविटी ऑफ लाइफ को डील करता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड मैकेनिज्म इन अ लिविंग सिस्टम। फिजियोलॉजी के अंतर्गत बेसिकली लिविंग सिस्टम में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट इज फिजिकल एंड केमिकल, किस तरह से जैविक ऑर्गेनिज्म जो होती है, जैविक क्रियाएं हो रही हैं, सेल है, ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म जो है, इसमें किस तरह से जैविक क्रियाएं या फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, इनकी स्टडी हम करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फंक्शन दैट इज मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, तो ये जैविक क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इस समय हमें इन्वायरमेंट के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है, और स्पेशली हम बात करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यदि हम बात करें तो ये बेसिकली जो होता है कंपोज्ड ऑफ ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो आउटसाइड फैक्टर्स से मिलकर बना हुआ होता है, और इन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इको फैक्टर्स। और ये इको फैक्टर्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। यदि हम बात करें तो हमने ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक की जब हम बात करते हैं तो ये होते हैं नॉन लिविंग। इसके अंतर्गत बेसिकली टेम्परेचर, पीएच, वाटर, सॉइल, ऑक्सीजन एक्सेट्रा आते हैं। वाटर जो कि इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, वाटर इज अ लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोटिक फैक्टर की। बायोटिक मीन्स लिविंग। बायोटिक फैक्टर्स जो होता है वो बेसिकली इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट इन द फूड चेन। इकोसिस्टम जो होता है उसमें जो फूड चेन में पार्टिसिपेंट जो होते हैं, पार्टिसिपेंट जो कि फूड चेन में पार्टिसिपेट करते हैं और रिलाई ईच अदर, जो कि एक दूसरे पर सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेसिकली जो होते हैं एक दूसरे पर सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट होते हैं, जो कि फूड चेन। तो बायोटिक फैक्टर की यदि हम बात करें तो इज एन इकोसिस्टम आर द पार्टिसिपेंट इन द फूड वेब एंड दे रिलाई ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। तो बायोटिक फैक्टर क्या है, इकोसिस्टम में पार्टिसिपेंट जो कि फूड वेब के पार्टिसिपेंट होते हैं, जो कि एक दूसरे पर सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं। ये बायोटिक फैक्टर की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं बेसिकली जो होते हैं अपना भोजन जो होते हैं क्रिएट कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो कि कंज्यूमर्स जो होते हैं एनिमल ऑफ एन इकोलॉजिकल फूड चेन दैट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म। कंज्यूमर्स जो होते हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं बेसिकली हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस जो होते हैं जो कि फीड ऑन प्लांट को फीड करते हैं और एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो होते हैं एनर्जी रिसीव करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं बेसिकली जो होते हैं कार्निवोरस या ओमनिवोरस होते हैं, और ये एनर्जी जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर से स्कैवेंजिंग प्रोसेस द्वारा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिकम्पोजर्स की। इन्हें हम डेट्रिटिवोरस भी कहते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया आते हैं इनमें, और ये जो होते हैं ब्रेकडाउन या केमिकल सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे होम्योस्टैसिस।
होम्योस्टेसिस की बात करें तो होम्योस्टेसिस मीन्स होता है ऑर्गेनिज्म या सेल की टेंडेंसी जो कि इंटरनल कंडीशन को रेगुलेट करती है, जैसे केमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड जो होता है, मेंटेन जो होता है हेल्थ एंड फंक्शन, तो आउटसाइड कंडीशंस के द्वारा। तो इनमें बेसिकली यदि हम होम्योस्टेसिस की बात करें तो इनमें क्या होता है, जैसे यानी हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये उपापचयी क्रियाएं जो होती है जिनमें कि अपशिष्ट पदार्थ को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, और इस तरह से होम्योस्टेसिस सिस्टम अपना जो होता है गतिक संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। होम्यो मीन्स क्या आता है, अनचेंजिंग, और स्टेसिस मीन्स क्या होता है, स्टैंडिंग। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है वेरिएबल्स को कंट्रोल करके। ये वेरिएबल्स कौन से होते हैं, टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड पीएच, फ्लूइड बैलेंस एंड एनर्जी बैलेंस होते हैं। और बेसिकली जो होते हैं इनके अलावा इनमें आयंस जो होते हैं, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, है ना। सेल एंजाइम जो होता है फंक्शन करता रहता है और हेल्दी बॉडी बनाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी भी सेल की बात करते हैं तो उसमें हम उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बेसिकली सेल से बने हुए होते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जो होती है क्या होती है, एटम होती है। एटम मिलकर 2 या 4 एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स जो है ये कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं। सेल जो होती है, यदि हम सेल की बात करें तो सेल 2 प्रकार की होती हैं, एक तो यूनिसेल्युलर, एक मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर जो होते हैं जिनमें कि सिंगल सेल द्वारा लाइफ की सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, जबकि मल्टीसेल्युलर जो होते हैं जिनमें अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो होता है मल्टी सेल्यूलर एनिमल में पाया जाता है। मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट सेल्स जो हैं, कई सारी सेल्स जो हैं कंबाइन करके क्या बना रही हैं, टिश्यू फॉर्म कर रही हैं। कई सेल्स मिलकर क्या बना रही हैं, टिश्यू फॉर्म कर रही हैं। और ये टिश्यू जो होते हैं कई, जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलेचर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ये ज्वाइन करके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। और ऑर्गन ज्वाइन करके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। और ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो ये जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यदि हम बात करें तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, और ये सेल्यूलर लेवल पाया जाता है, टिश्यू ग्रेड का पाया जाता है, ऑर्गन लेवल, है ना, और ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एपेटाइट या हंगर की। यदि बात करें तो बेसिकली जो है हंगर या भूख लगना जो कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जो कि बेसिकली सिग्नल जो होते हैं, नर्व सिग्नल या केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ब्रेन के हाइपोथैलेमस से ओरिजिनेट होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं हाइपोथैलेमस के, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं वो ईटिंग थॉट को प्रमोट करते हैं। तो ये एक जो है भूख लगना, ये भी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है। तो उन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है। यदि कोई भी हम सेल की बात करते हैं तो सेल जो होती है आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके बीच में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इनर साइड में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो भाग होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म पाया जाता है, बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, रोल इन कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ सेल।
तो इस तरह से फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस हो रही हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल देके बताया कि एपेटाइट, या हम फिजियोलॉजी ऑफ एपेटाइट की बात करें या हंगर की बात करें, तो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है जो कि बेसिकली नर्व सिग्नल्स और केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं ब्रेन के हाइपोथैलेमस से ओरिजिनेट होते हैं, और ये हार्मोन्स जो होते हैं हाइपोथैलेमस के, ये प्रमोट करते हैं ईटिंग थॉट्स को। तो ये फिजियोलॉजी जो है, हम क्या है फिजियोलॉजी, आज हमने जनरल आपको फिजियोलॉजी के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में हम नेचर ऑफ फूड के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।